हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग का सब्जेक्ट, जिसमें सीख रहे हैं कि हमारी इंडिया की सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को कैसे बनाया है। पार्ट 8 पर आप पहुंचे हैं। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक प्लेलिस्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो अगर कोई पार्ट मिस हो गया है तो सुन लीजिएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है और कमर्शियल बैंक्स हर एक सेक्टर तक अपनी सुविधाएं प्रॉपरली पहुंचा पाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो इसी कारण से इंडिया में यह डिसीजन लिया गया कि हर एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हर एक सेक्टर की पूरी करना। कई सारे देश ऐसे हैं जो मिक्स्ड बैंकिंग को यूज करते हैं, जैसे कि जर्मनी, जो कि ये मानता है कि अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं है। पर इंडिया में यह सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और देश बहुत बड़ा है। इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट बैंक्स का गठन किया गया। तो जहां पर देश की उन्नति की बात थी, तो वहां पर लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए और इंडिविजुअल कंपनीज को आगे लाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी। पर सेक्टर तो बहुत हैं और हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट भी चाहिए। इसलिए डेवलपमेंट बैंक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहली है इंडस्ट्रियल, दूसरी है एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी और तीसरी है हाउसिंग अपना घर, जो कि सबका सपना होता है। तो यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर होगा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर को, ताकि सबके सपने पूरे हों। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 4 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, वन बाय वन, वो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि हम आईडीबीआई भी बोल देते हैं। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। आईडीबीआई का गठन किया गया एक एक्ट के तहत, जो कि था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964। और जब इसे बनाया गया तो इसे एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया गया। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसे कि डीएफआई बोला जाता है, जिसका काम था प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना, ताकि इंडिया में बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ग्रोथ कुछ एक राज्य में सिमटी ना रहे, जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं सब जगह इंडस्ट्री पहुंचे, पूरे देश की उन्नति हो और इंडिया एक बहुत ही बढ़िया कैपिटल मार्केट बन जाए। तो सन 1964 से लेके 30 सितंबर 2004 तक इसने डीएफआई के तौर पर ही काम किया। समय बदलता गया, ईयर आ गया 2004 और इसी ईयर में 1 अक्टूबर को यह डिसीजन लिया गया कि आईडीबीआई को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वह एक डीएफआई तो रहेगा, पर उसके साथ ही वह एक फुल फ्लेज बैंकिंग कंपनी बन जाएगा। जितने भी बैंकिंग के काम आरबीआई एक बैंक को अलाउ करता है, वह सारे रोल अब आईडीबीआई भी परफॉर्म कर सकता है। तो इसके साथ ही आईडीबीआई लिमिटेड का नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। अब इसी से पता लगता है कि इसके फंक्शंस अब बहुत ज्यादा वास्ट हो चुके हैं। अब ये एक यूनिवर्सल बैंक बन चुका है, जिसकी इंडिया में 1890 ब्रांचेस हैं, यानी
1890। इसके अलावा 3300 एटीएम्स भी हैं। प्रेजेंस बढ़ती जा रही है और ग्लोब में कई जगह इसका कामकाज जो है वो फैल चुका है। कैपिटल मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या हो म्यूचुअल फंड का बिजनेस, हर प्रकार का बिजनेस अब इस बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ईयर आया 2019 और 21 जनवरी को इसी ईयर में यह निर्णय लिया गया आरबीआई के द्वारा कि अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईडीबीआई मेन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। आईडीबीआई के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वह कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल बिठाता है जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं फाइनेंस, प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करता है और जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज की जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लाने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए वह सब एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इसके अलावा जितने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी मदद करता है, अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजी जिसकी इंडस्ट्री में खास जरूरत है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करता है देश की उन्नति के लिए। इसके अलावा ये जानना बहुत जरूरी है कि आईडीबीआई एक कैटलिस्ट है, वह एक मुख्य स्रोत है जिसकी मदद से इंडस्ट्री को आगे लेके जाया जा सकता है। कई सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करता है। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से पूरे देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क तैयार किया जाता है जिससे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को यह मदद मिले कि कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाना है और अपने प्रोजेक्ट्स का रिव्यू कैसे करना है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड डेवलपमेंट बैंक जो कि है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। इसका इतिहास 70 साल से भी ज्यादा का हो चुका है। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसका गठन किया गया था IFCI एक्ट 1948 के तहत। यह इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस रखता है जिसका गठन किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। 3 रोल्स दिए गए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए: मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को प्राप्त करवाना, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स को आगे लेके आना। फिर बात आ जाती है ईयर 1991 की, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुई, पूरी इकोनॉमी में बदलाव किए गए। उस समय यह डिसीजन लिया गया कि इसका में भी बदलाव आना जरूरी है और ईयर 1993 में IFC एक्ट को खत्म कर दिया गया और इसे बना दिया गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर किया गया उस समय कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इसके बाद ईयर आया 1999। उस समय IFCI का नाम भी बदल दिया गया और नाम रखा गया IFCI लिमिटेड। ईयर 2015 में यह बन गई एक गवर्नमेंट कंपनी और आज की डेट में भी इसका मेजर शेयर यानी 61.02% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वह गवर्नमेंट के पास ही है। इसको रजिस्टर कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कंपनी है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये हमारी इकोनॉमी की तरक्की करवाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद इसे ओहदा दिया गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 के तहत। तीसरा इंस्टीट्यूशन आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया
जिसे कि एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया एक एक्ट के द्वारा, जिसे पास किया गया ईयर 1981 में, और इसी एक्ट को मानते हुए इस बैंक ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। ऑपरेशन स्टार्ट कर दी गई मार्च 1982 से, और आज की डेट में एग्जिम बैंक जो है ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरी तौर से ओ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह बैंक इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है, जिसे बिल्ड किया गया था दो मेन पर्पस के लिए, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में, जिससे इंडिया की तरक्की हो। इस बैंक के अंदर एक बोर्ड का गठन किया जाता है। एक सीनियर पॉलिसी मेकर्स के द्वारा एक्सपर्ट बैंकर्स होते हैं, जो कि इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। जो इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करते हैं उन्हें भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया को आगे लेके आना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देना, और यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही निकल कर आता है कि जब भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वह प्रोवाइड करना, इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, और ये खास ध्यान रखना कि कहीं पर भी जनता का हित स्टेक पर ना आए, बिजनेस प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो हो। इंडिया में स्मॉल बिजनेसमैन भी काफी हैं, तो इसलिए सेट किया गया एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन उनके लिए, जिसे नाम दिया गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसे बोल दिया जाता है सिडबी। सिडबी का गठन भी एक एक्ट के द्वारा ही किया गया है। 2 अप्रैल 1990 को एक्ट पास किया गया, और उसमें यह निर्णय किया गया पार्लियामेंट में कि जरूरत है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ट्रिपल एजेंडा को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर बात आएगी प्रमोशन की, फाइनेंस देने की और डेवलप करने की। किसको? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को। तो जितने भी छोटे बिजनेसमैन को जरूरत थी पैसे की, उस सब के लिए ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुख्य इंस्टीट्यूशन है, ये कोऑर्डिनेटर है, हर एक चीज का तालमेल बिठाता है ताकि सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो पाए। अगर हम बात करते हैं कि सिडबी के शेयर्स किसके पास हैं, तो उसके अंदर आ जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास 15.4% शेयर्स हैं। उसके बाद मुख्य रोल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके पास 16.73% शेयर्स हैं। LIC के पास भी हैं इनके शेयर्स, नबार्ड के पास भी हैं, और इनके ये बोला गया है कि 22 अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास सिडबी के शेयर्स हैं। हर प्रकार की सुविधा दी जाती है सिडबी के द्वारा, जैसे कि डायरेक्ट लैंडिंग की सुविधा, जिसके अंदर MSME सेक्टर को पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, जितना भी न्यू एज फाइनेंस या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। इनडायरेक्ट लैंडिंग भी की जाती है, जिसके अंदर भी पैसा प्रोवाइड किया जाता है इनोवेटिव वेज के साथ। सपोर्ट दी जाती है नए नए काम के आइडियाज को, जिसे कि स्टार्टअप बोला जाता है। MSME सेक्टर को नई नई क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव्स की मदद से प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां से ये समझ आता है कि सिडबी एक नोडल एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है, जो कि नई नई स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है उन्हें इम्प्लीमेंट कराती है, और सेक्टर्स जो कि बड़े नहीं हैं और उसमें एक बिजनेसमैन काम करना चाहता है उनकी पूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें सीखेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हैं इंडिया में। तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द।